माहिन कादरी का जन्म 1977 में ईरान के काज़विन शहर में हुआ। वो घर में 8 भाई बहनों में से तीसरे नंबर की संतान थी। आर्थिक तंगी, पारिवारिक परंपराओं के चलते माहिन की तालीम सिर्फ तीसरी क्लास तक ही हो पाई। बेशक माहिन ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, फिर भी वो काफी तेज दिमाग की थी। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। आगे चलकर उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें और चुनौतियां आईं, जिन्होंने उसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद माहिन ने अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन माहिन, जो कि अपने परिवार की इतनी खास थी, वो कैसे ईरान की पहली सीरियल किलर बन गई, इसकी दास्तां भी बड़ी अलग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक माहिन बचपन से ही क्राइम नॉवल पढ़ने की शौकीन थी। वो अक्सर अगाथा क्रिस्टी की नॉवल पढ़ा करती थी। अगाथा क्रिस्टी की किताबें अक्सर रहस्यमयी हत्याओं और अनसुलझे अपराधों पर आधारित होती थी। ईरान में उस किताब को कई लोग पढ़ते थे। लोगों को उनकी किताबें पसंद थी। अगाथा ने ईरान की कई बार यात्रा की, कई कहानियां उसने ईरान पर लिखी, इसलिए उसकी कहानियां आज भी ईरान में पढ़ी जाती हैं। लेकिन अगाथा की कहानियां जहां कल्पनाओं को लेकर लिखी गई होती थीं, उन्हें माहिन ने सच में ही अपना स्रोत बना लिया। यानी उन कहानियों का कहीं ना कहीं माहिन के दिमाग पर गहरा असर पड़ा। वो उन्हें सच मानती थी। वो इन कहानियों को बहुत ही ध्यान से पढ़ती, लेकिन किसे पता था कि वो इन कहानियों को अपने खौफनाक इरादों के लिए इस्तेमाल करेगी। 14 साल की उम्र में माहिन की शादी कर दी गई। उस वक्त वो सिर्फ एक नादान लड़की थी जिसने अपने नई जिंदगी के सपने सजाए, लेकिन आगे चलकर उसका जीवन और भी ज्यादा कठिन होने वाला था। वो इन सबसे अनजान थी। माहिन की शादी के बाद उसके अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत बुरी थी। उसे बेफिजूल चीजों पर पैसा उड़ाना पसंद था, लेकिन पैसे न होने के कारण वो इस शौक को पूरा करने के लिए अक्सर लोगों से उधार लेती और कर्ज में डूब जाती। शुरुआती दिनों में ससुराल वालों ने उसकी इन आदतों को नजरअंदाज किया, सोचा कि वक्त के साथ वो सुधर जाएगी, मगर वो गलत थे। माहिन की ये आदत दिन ब दिन और बढ़ती गई। इस कारण माहिन के पति ने उसे सुधारने के लिए बेफजूल पैसे देने से मना कर दिया। इससे माहिन को गुस्सा तो आया, लेकिन वो चुप रही। जल्दी वो एक बच्चे की मां भी बन गई। वो खुश थी। 10 साल बाद माहिन को फिर एक और बेटी हुई। वो फिर से बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। छोटी बेटी जब 1.5 साल की थी तो उसे गंभीर बीमारी हुई। इससे वो शारीरिक रूप से कमजोर होने लगी। इसका सदमा माहिन को भी लगा। वो दिन रात उसके इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश में लग गई। गरीबी और बीमारी की जंग में माहिन अब अकेली पड़ गई। पति के पैसों से भी बेटी का इलाज नहीं हो पा रहा था। माहिन अब और ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी। वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। उसने अपने रिश्तेदारों से पैसों की मदद मांगी, लेकिन सब उसकी पुरानी आदत से वाकिफ थे, इसलिए किसी ने माहिन की मदद नहीं की। बेशक इस बार वो सच में अपनी बेटी के लिए पैसे जुगाड़ कर रही थी, लेकिन रिश्तेदारों को लगा कि वो बेफिजूल खर्च के लिए पैसे मांग रही है। किसी ने भी उसे या तो पैसे नहीं दिए या फिर कोई बहाना बना दिया। यहाँ तक कि माहिन की खुद की मां ने उसकी मदद नहीं की। इन हालातों ने माहिन के अंदर ऐसी आग लगाई जिससे उसका आने वाला जीवन खराब होने वाला था। वो अपनी मां से बेइंतहा नफरत करने लगी। एक दिन जब वो अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी तो सामने उसकी नजर सड़क पर जा रही एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उस महिला के हाथ और गले में सोने की चूड़ियां और हार चमक रही थी। तभी माहिन के दिमाग में एक ख्याल आया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा को पूरी तरीके से बदल दिया। उसने सोचा उसे अपनी गरीबी का हल खुद ही निकालना होगा। ये सोचकर उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। बस फिर क्या था। प्लान के तहत माहिन एक बार इमाम ज़ादे 4 अंबिया नामक जगह पर थी। यह अक्सर बूढ़ी महिलाएं इबादत करने आती थीं। माहिन ने देखा कि यहाँ कई महिलाएं अकेली आई थीं और उन्हें सोने के गहने पहने थे। माहिन ने प्लान के तहत एक महिला को चुना। उसके पास गई, कहा, अम्मा आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई, जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी इसी तरह इबादत किया करती जैसे आप करती हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं? बुजुर्ग महिला भी उसकी बातों में आ गई तो उसके साथ चलने को तैयार हो गई। माहिन ने बुजुर्ग महिला को अपनी कार में बिठाया और आगे चलने लगी। रास्ते में उसने बूढ़ी महिला को पीने के लिए जूस दिया, लेकिन उस जूस में माहिन ने पहले से ही नशीली दवा मिला रखी थी। बुजुर्ग महिला ने जैसे ही जूस पिया उन्हें चक्कर आने लगी। मौके का फायदा उठाते हुए माहिन ने फिर वो कर डाला जिसका उसने प्लान बनाया था। उसने बूढ़ी महिला का अपने स्कार्फ से गला घोंटकर उसकी जिंदगी छीन ली। इसके बाद वो शव को कार में लिए शहर के चक्कर काटती रही। जब रात हुई तो उसने सुनसान जगह पर जाकर शव को फेंक दिया। उससे पहले उसने बूढ़ी महिला के सारे गहने निकालकर अपने पास रखे। माहिन के अंदर अब एक अजीब सी संतुष्टि थी, लेकिन उसके अंदर एक डर भी पैदा हुआ। बावजूद इसके वो यहीं नहीं रुकी। उसने एक और दिन इसी तरह अपना एक और शिकार चुना। वो सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को ही टारगेट करती, क्योंकि उन्हें वो आसानी से अपनी बातों में फंसा सकती थी। वो ऐसी ऐसी जगहों पर जाती जहां से उसे बुजुर्ग महिलाएं आसानी से मिल जाती। माहिन ने दूसरी बार फिर से एक अन्य महिला को उसी तरह अपना शिकार बनाया। उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट का बहाना बनाकर बिठाया। उसने उस महिला को भी जूस पिलाया। फिर पहले केस की तरह उस बूढ़ी महिला को भी मारकर उसके गहने लूटकर बाद में शव को ठिकाने लगा दिया।
अब हर हत्या के बाद माहिन को एक अजीब सी खुशी मिलने लगी। वो पहले केस में भी पकड़ी नहीं गई, इसलिए उसके हौसले और बुलंद होते गए। उसे लगता कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सही है। लेकिन उधर जब ये बात पूरे शहर में फैली कि कोई बुजुर्ग महिलाओं की हत्या कर रहा है तो लोग दहशत में आ गए। पुलिस भी जांच में जुटी कि आखिर बुजुर्ग महिलाओं को इस तरह कौन शिकार बना रहा है। उधर माहिन लगातार अपने कांड को अंजाम दे रही थी। पुलिस को भी लगने लगा कि सभी मौत का पैटर्न एक सा है। उनके शरीर में जहरीली जूस पाए जा रही है। पुलिस समझ गई कि हो ना हो ये किसी सीरियल किलर का किया धरा है और उसे रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो शहर में लोगों के बीच इसी तरह दहशत बनी रहेगी। एक दिन माहिन ने अगले शिकार के लिए अपनी कार निकाली। इस बार उसने शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाके का रुख किया। यहाँ शॉपिंग के लिए कई महिलाएं आती थीं। उसने एक बुजुर्ग महिला को चुना जो बाजार में खरीदारी कर रही थी। माहिन ने कहा, माँ जी आप इतना सामान कहाँ उठाएंगी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। बुजुर्ग महिला उसकी बातों में आ गई। फिर वही सिलसिला दोबारा चला। कार में माहिन ने बुजुर्ग महिला को नशीला जूस पीने को दिया, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसकी माहिन ने कभी कल्पना नहीं की होगी। बुजुर्ग महिला ने जूस पीने से मना किया। महिला ने देखा कि माहिन गलत दिशा में गाड़ी चला रही है तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने कार से उतरने का फैसला किया और कहा कि मुझे यहीं उतार दो। माहिन कुछ न कर सकी और महिला को उतार दिया, लेकिन महिला ने भी उन मौतों के बारे में सुन रखा था, इसलिए उन्होंने तुरंत इस घटना के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने महिला द्वारा बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पीले रंग की कारों की जांच शुरू कर दी। कुल 27,000 कारों की जांच हुई। कुछ दिनों बाद उसी बुजुर्ग महिला ने उस कार को दोबारा देखा और उसका नंबर नोट कर लिया। फिर पुलिस को बताया। पुलिस ने फिर 109 दिन के बाद माहिन और उसके पति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके घर वो अखबार भी बरामद किए जिनमें माहिन के अपराधों का जिक्र था। इसके अलावा उन्हें सीरियल किलिंग पर लिखी गई किताबें भी वहीं से मिली। माहिन और उसके पति को पूछताछ के लिए लाया गया। 2 पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। उस दौरान माहिन ने बार बार अपनी बेटी की बीमारी की दुहाई दी, जो कि अब 7 साल की हो चुकी थी। रात भर पूछताछ के बाद 27 मई 2009 की सुबह माहिन ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा इन सब के लिए उसकी मां जिम्मेदार है। उसने उसकी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए, तभी उसने उसी तरह की औरतों को अपना निशाना बनाया। माहिन के पति के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि उसे अपनी पत्नी की हरकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। जबकि माहिन पर 6 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या का आरोप लगा। कोर्ट ने दोषी करार देते हुए माहिन को सजाए मौत सुनाया। इसके अलावा उसे 6 बार चोरी का भी दोषी करार दिया गया, जिसके लिए उसे 24 महीने की जेल और 74 कोड़े मारने की सजा मिली। ये सुनकर माहिन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने इस पर कुछ नहीं कहा। उसे जेल भेज दिया गया। यहाँ भी कोई कैदी उससे बात नहीं करता क्योंकि उसके कांड से सभी वाकिफ थे। इसके बाद 20 दिसंबर 2010 को उसे फांसी के फंदे से लटका दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।